डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। इसी संदर्भ में हमारी यूनिवर्सिटी 14 से 21 सितंबर तक हिंदी सप्ताह इस वर्ष मना रही है। इसी के अंतर्गत पहले दिन 14 सितंबर को हमने पत्र लेखन प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा था अपनी यूनिवर्सिटी और शोधार्थियों के लिए। उस समय जो लोग नहीं उपस्थित हो सके थे, उनके लाभार्थ हमने ये प्रयत्न किया कि ये एक उस प्रशिक्षण का एक व्याख्यान आप तक YouTube के माध्यम से पहुंचाया जाए। मित्रों, पत्र लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण एक विधा है। आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि पत्र लेखन पर तो एक साहित्यिक विधा के रूप में भी वो विकसित हुई है और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के लिखे गए पत्र साहित्य के रूप में प्रकाशित हुए हैं। पिता के पत्र पुत्री के नाम, इस पुस्तक का नाम संभवतः आपने अवश्य सुना होगा, बहुतों ने तो इसे पढ़ा भी होगा। ये जवाहरलाल नेहरू जी जब जेल में थे तब उन्होंने इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखे थे उनका संकलन है और ये अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक बच्चों के लिए बन गई है। इसी तरह से तमाम साहित्यकारों ने जो पत्र लिखे एक दूसरे को आपस में संवाद करते हुए, वो अब पुस्तकाकार प्रकाशित है। ये तो हुआ साहित्यिक विधा के रूप में पत्र का महत्व। लेकिन मित्रों, हमारे दैनिक जीवन में भी पत्र लेखन का बहुत महत्व है। एक समय था जब हमारे पास स्मार्टफोन क्या मोबाइल फ़ोन तक नहीं थे। उस समय सब लोग पत्र ही लिखा करते थे। एक दूसरे का समाचार जानना हो तो पत्र ही एकमात्र साधन था। हम सब ने अपने बचपन में, मैंने तो काफ़ी लंबे समय तक, मोबाइल आने के ठीक पहले तक काफ़ी पत्र लिखे हैं और वो पत्र अभी तक जिनको मैंने पत्र भेजे उनमें से बहुतों के पास सुरक्षित भी हैं, क्योंकि उसमें मैंने उस समय की जो परिस्थितियाँ थीं या जो विशेष घटना घटी थी उसके विषय में लिखा है। विशेषकर मैं अपने अध्ययन के लिए इंडोनेशिया गई थी और वहाँ से मैंने बहुत सारे पत्र लिखे थे अपने तमाम मित्रों और रिश्तेदारों को, और वहाँ के विषय में बताया था। तो उन पत्रों को लोगों ने संभाल करके रखा है। पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अब ये जो पत्र अनौपचारिक पत्र जो हम अपने मित्रों या रिश्तेदारों को लिखते हैं, अब उसका स्थान फ़ोन ने ले लिया, मोबाइल ने ले लिया। जब जिससे बात करने का मन हो, फ़ोन मिला लिया, बात कर ली, पूरा हो गया काम। नहीं, अगर फ़ोन मिलाने की सुविधा नहीं है तो व्हाट्सएप कर लिया। मित्रों, सही है, तकनीक के साथ स्वरूप बदलता है, लेकिन पत्र तब भी है। आप भले व्हाट्सएप पर लिखें, ईमेल से लिखें, किसी और माध्यम से आप संप्रेषित करें, लेकिन वो एक तरह का पत्र ही है, भले ही उसने अपना स्वरूप बदल लिया हो। और इनको भी लिखते समय कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे पत्र हैं जो पहले से आज तक वैसे ही महत्वपूर्ण बने हुए हैं और वो पत्र में ही उनका चलता है। जैसे आवेदन पत्र, औपचारिक पत्र जितने भी होते हैं, अगर आपको किसी संस्था को लिखना है तो आपको पेपर पर ही लिखना पड़ेगा और उसको निश्चित फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि धीरे धीरे ये लिखने का तरीका अब खो रहा है। स्वयं
यूनिवर्सिटी में काम करते हुए विद्यार्थियों के बीच, शोधार्थियों के बीच, अन्य लोगों, अन्य सहकर्मियों के साथ काम करते हुए जब मेरे पास आवेदन पत्र पहुंचते हैं या किसी भी प्रकार के औपचारिक पत्र पहुंचते हैं तो वो बिल्कुल भी फॉर्मेट में नहीं होते हैं। कई बार अगर आपने सही ढंग से पत्र नहीं लिखा तो जहाँ पर जिस कार्य के लिए आप पत्र दे रहे हैं वो कार्य सिद्ध भी नहीं हो पाता। इसलिए हमने सोचा कि इस बार हिंदी दिवस पर हम पत्र लेखन प्रशिक्षण कार्यशाला रखेंगे, जो कि हमने 14 सितंबर को रखी थी और अब उसी को व्याख्यान के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मित्रों, चूंकि ये हिंदी दिवस पर कार्यक्रम हुआ और मैं स्वयं हिंदी की प्राध्यापिका हूँ, इसलिए ये इसमें पूरे जो व्याख्यान है वो हिंदी पत्रों पर केंद्रित है, माने हिंदी भाषा में लिखे गए पत्रों पर केंद्रित है। जो उदाहरण स्वरूप मैं आपको पत्र बताऊंगी वो सब हिंदी भाषा में होंगे, लेकिन जो उसका फॉर्मेट है या जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आप पत्र लेखन के समय ध्यान में रख सकते हैं। भाषा आप कोई भी उपयोग में लाएं, आप हिंदी लाएं, गुजराती लाएं, अंग्रेज़ी लाएं या अन्य कोई भी भाषा, जो भी आपकी भाषा है, आप उस भाषा में पत्र लिखते समय भी इन सारी बातों को ध्यान में रख सकते हैं। तो आइए मित्रों, हम पत्र लेखन कैसे किया जा सकता है, कैसा होना चाहिए, इस पर बातचीत शुरू करते हैं। पत्रों के प्रकार, जैसा कि मैंने कहा कि 2 तरह के पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वो जो आप अपने मित्रों और रिश्तेदारों को लिखते हैं, जिसमें कि आपका अपना समाचार होता है, उनकी कुशल क्षेम की के विषय में पूछते हैं आप, और जो आपके साथ घटनाएं घट रही हैं या जिस कोई अगर बात की सूचना देना है, आपके घर में कोई मांगलिक प्रसंग है उसकी आपको सूचना देना है, या कोई किसी तरह की दुखद कोई घटना घटी उसकी सूचना देना है, तो उसके विषय में लिखते हैं। इस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये अब उस तरह से पत्र अब लिखे नहीं जाते हैं। संबंधियों को लिखे गए पत्र और मित्रों को पत्र लिखते हैं, वो अनौपचारिक पत्र। अब ये पेपर पर पत्र लिखने की संबंधी और मित्रों को लगभग ख़त्म हो गई है। अब दूसरे तरह के संदेश प्रेषण के तरीके आ गए हैं, है ना। तकनीकी की उन्नति के साथ में हम ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आदि अनेक तरीकों से अपनी बातें अपने मित्रों, अपने संबंधियों और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाते हैं, और न केवल शब्दों में बल्कि चित्रों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए ये अनौपचारिक पत्र पेपर पर लिखना, कागज़ पर लिखना लगभग तो समाप्त ही हो गया है। शायद ही कुछ मौके होते हों जब हम पेपर पर लिखते हों, कागज़ पर लिखते हों, अन्यथा इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम भेजते हैं संदेश। इसमें चूंकि ये काफ़ी अनौपचारिक होते हैं, अपने मिलने जुलने अपने जान पहचान के लोगों से, जिनसे हम अच्छी तरह से परिचित हैं, जिनको हम बाद में संदेश लिखने के बाद फ़ोन करके भी जिनसे बात कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को लिखते हैं। तो इसमें बहुत नियम से बंद करके लिखने की आवश्यकता नहीं होती, आप स्वतंत्र होकर के लिख सकते हैं। फिर भी जब भी आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किसी पर जब संदेश लिखते हैं तो कुछ बातें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए आपको। जैसे कि संदेश लिखते समय आपको लिपि की एकरूपता रखनी चाहिए। लिपि की एकरूपता का मतलब क्या हुआ कि जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी बात में हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी के भी शब्द आते हैं, गुजराती के साथ हिंदी के भी शब्द आ जाते हैं, या कभी कभी हिंदी के साथ गुजराती के भी शब्द आ जाते हैं। तो मतलब हम कई एक दो माने हम जहाँ रह रहे हैं उसकी स्थानीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेज़ी, और जिस भाषा में मूल रूप से बात कर रहे हैं वो सारी भाषाओं के शब्द हम ले आते हैं। लिखते समय भी जब हम अनौपचारिक रूप से हम लिखते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, हम उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हिंदी
लिखते लिखते, देवनागरी लिखते लिखते हम रोमन लिपि में लिखने लगे या गुजराती लिपि में लिखने लगे। शब्द आप भले ही किसी भी भाषा का प्रयोग करें, लेकिन लिपि आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को रखना चाहिए। तो जैसे आप अगर लिख रहे हैं कि मैं ये अब यूज़ नहीं करता, तो यूज़ शब्द अंग्रेज़ी का है, लेकिन उसको हिंदी में ही आपको देवनागरी लिपि में ही लिखना चाहिए। मैं अब पत्र के लिए कागज यूज नहीं करती। यूज अंग्रेजी शब्द है, लेकिन ये देवनागरी में ही मैंने लिखा। तो इस तरह से आप भी जब भी संदेश लिखें, किसी भी प्लेटफॉर्म पर लिखें, तो उसमें लिपि एक ही रखें। अगर आप गुजराती लिपि में लिख रहे हैं तो पूरा संदेश गुजराती में लिखिए, भाषा के किसी भी भाषा के शब्द हों। और अगर हिंदी में लिख रहे हैं, देवनागरी में लिख रहे हैं, तो आप देवनागरी का प्रयोग करें। इसी तरह से अंग्रेज़ी में अगर आप लिख रहे हैं और हिंदी के कोई शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसमें लिखें। वस्तुतः अंग्रेज़ी में जब भी लिखते हैं तो ऐसा हो ही जाता है। आप हिंदी का, गुजराती का भी कोई शब्द अगर उसमें रखते हैं, वाक्य भी रखते हैं, तो आप रोमन में ही लिखते हैं। समाचार पत्र इत्यादि में भी देखिए तो टाइम्स ऑफ इंडिया कई बार किसी का कहा हुआ वाक्य उसी भाषा में लिखता है, लेकिन उसकी लिपि रोमन ही होती है, यानी अंग्रेज़ी में ही लिखा रहता है, भले ही वो भाषा हिंदी या गुजराती हो। लेकिन हिंदी में ये नहीं होता। हिंदी में लिखते लिखते अचानक से रोमन शब्द का प्रयोग हम कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। तो लिपि की एकरूपता का ध्यान रखना चाहिए, वर्तनी का ध्यान रखना चाहिए, स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टाइप करते समय टाइप करते जाएं और देखें ही नहीं कि क्या लिखा जा रहा है। मित्रों, आपको मालूम है एक बहुत बड़ा हमें सुविधा मिली है, ये इन सारे माने मोबाइल पे हो या कंप्यूटर के माध्यम, लैपटॉप के माध्यम से लिखना हो, ऑटो करेक्शन की एक सुविधा हमें मिली हुई है। मोबाइल में तो खास कर ये एनेबल रहती ही है, और हम जब लिखते हैं तो वो अपने आप सुधार देते हैं, और कई बार वो ऐसा सुधारते हैं कि वस्तुतः वो पूरा का पूरा संदेश ही बिगड़ जाता है। तो लिखते समय आप हमेशा ध्यान रखें स्पेलिंग का, और साथ में साथ ये ऑटो करेक्शन तो नहीं हो गया, कहीं वो बदल तो नहीं गया। तो ऐसा आपको ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि हम फेसबुक पर लिख रहे हैं या व्हाट्सएप कर रहे हैं तो इसमें सब सही लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं मित्रों, भाषा कहीं भी प्रयोग की जाती है, यदि वो अपने पूरे स्वरूप में नहीं प्रयोग की जाएगी तो अपना वो प्रभाव नहीं छोड़ सकती जो उसको छोड़ना चाहिए। आप स्वयं देखें, जिसके अच्छी तरह से लिखे हुए संदेश आते हैं वो पढ़कर कितना आनंद आता है, और जिसके नहीं आते हैं तो उसमें कितना खराब लगता है। फिर आप जो बात लिख रहे हैं उसको कसी हुई वाक्य संरचना में लिखना चाहिए, यानी कि जैसे जैसे याद आता गया वैसे वैसे लिखते चले गए, वैसा नहीं करना चाहिए। आपको सोच लेना चाहिए, वाक्य को ठीक कर लेना चाहिए, आगे पीछे शब्द देख लेना चाहिए, कौन सा शब्द पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना है, और तब आपको सोच करके तब लिखना चाहिए। कई बार बहुत जल्दी में हमें संदेश भेजना पड़ता है और ऐसे समय में हम उतना ध्यान नहीं रख पाते, लेकिन वो कभी कभी होता है। सामान्य रूप से हम सोच करके ही लिखते हैं, और अगर हम आदत में अपने बना लेंगे कि हमको सोच करके और वाक्य बना करके और तब टाइप करना है, तो मित्रों चाहे जितनी जल्दी में हमें भेजना पड़े, हम सही वाक्य ही लिख करके भेजेंगे।
कई बार मैंने देखा है कि संदेश आए और उसमें वाक्य में शब्द उल्टे पुल्टे थे और उसके कारण संदेश को समझने में ही दिक्कत हो गई, या पूरा सब कई बार होता है कि हम पूरा पढ़ते भी नहीं हैं, तो उसमें जो अगर जो ज़रूरी शब्द था वो अंतिम में लिखा हुआ था और वो तो छूट ही गया पढ़ने से, तो जो संदेश प्रेषित होना चाहिए था वो प्रेषित ही नहीं हो पाया। तो इसलिए हमेशा लिखते समय ध्यान रखें, आप लिख रहे हैं, चाहे आप फेसबुक पे लिख रहे हैं या व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं, एसएमएस में लिख रहे हैं या कहीं भी और लिख रहे हैं, तो आप लिख रहे हैं तो लिखने की जितना नियम है उनको नियमों का पालन करना चाहिए। फिर हम अक्सर संबोधन और अभिवादन तो छोड़ ही देते हैं व्हाट्सएप, नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमें अगर खास करके हम अपने बड़ों को लिख रहे हैं, अगर अपने मित्रों को लिख रहे हैं तो कई बार नहीं करने से चलेगा, लेकिन अगर अपने बड़ों को लिख रहे हैं तो संबोधन और अभिवादन जरूर लिखना चाहिए। मौसी जी प्रणाम, या भैया जी नमस्कार, इस तरह का संबोधन और अभिवादन दोनों अवश्य होना चाहिए। और इमोजी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। कई बार हम फटाफट दबाते हैं और कुछ का कुछ इमोजी चला जाता है और उसका कुछ का कुछ अर्थ निकलने लगता है, तो इमोजी का सतर्क इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। एक नमूना मैं अपना स्वयं मैंने जो संदेश, एक व्हाट्सएप संदेश भेजा था, उसको यहाँ पे रख रही हूँ। इसमें देखिए, मैंने शुरू में प्रणाम जीजी एवं जीजा जी, ये दोनों का एक ग्रुप है, हम तीनों का एक ग्रुप है, उसमें मैंने ये किया था, इसलिए उन दोनों के लिए मैंने प्रणाम लिखा है। इसके बाद ये भी लिखा है, ये जो सामान्य रूप से ये जब हम पत्र लिखते थे कागज़ पर, तब डाक से पत्र भेजते थे, तब इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये मैंने इसमें भी लिखा। क्यों? क्योंकि हम प्रतिदिन संपर्क में नहीं हैं। व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों के साथ आप प्रतिदिन संपर्क में रहते हैं और आपको मालूम है वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि हम रोज़ संपर्क में नहीं थे और वो उस समय मूलतः वो अभी इंग्लैंड में रहते हैं और उस समय भारत आए हुए थे, तो इसलिए मैंने लिखा कि ये वाक्य उसमें आया कि भारत प्रवास का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे। ये एक सामान्य है, कोई भी बात बताने के पहले उनका तो कुशल क्षेम आपको जानना चाहिए। ये एक एटिकेट है, एक संस्कार है जो आपको ज़रूर जब आप संदेश लिखें, व्हाट्सएप संदेश भी लिखें, तो भी आपको लिखना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैंने डिस्टर्ब शब्द का प्रयोग किया है, अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन फिर भी मैंने लिपि देवनागरी ही रखी। तो इसी तरह से हमेशा जब भी आप लिखें तो लिपि को एक ही जैसा रखना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने पूरा जो मुझे पूछना था वो मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान देने की बात है कि आप संबोधन करें, हाँ, अभिवादन करें और उसके बाद तब अपना उनका कुशलक्षेम जानें और तब अपनी बात कहें। खासकर बड़े लोगों को अगर आप कोई संदेश भेज रहे हैं तो इस नियम का जरूर पालन करना चाहिए। आइए अब हम मेरा जो मुख्य उद्देश्य है, औपचारिक पत्र जो अभी भी पेपर पर ही लिखे जाते हैं, कागज़ पर ही लिखे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उससे कई बार आपके काम बन सकते हैं या बिगड़ भी सकते हैं। तो वो होते हैं औपचारिक पत्र जो आप संस्थाओं को देते हैं, सरकारी संस्थाओं को या निजी संस्थाओं को दे सकते हैं या व्यवसाय के लिए आप प्रयोग करते हैं। तो उसमें है आवेदन पत्र, प्रावरण पत्र यानी कवरिंग लेटर, शिकायत या सुझाव पत्र हो सकता है, सरकारी पत्र हो सकता है, व्यावसायिक पत्र हो सकता है, संपादक को पत्र हो सकता है, या और पता नहीं कितने तरह के पत्र हो सकते हैं। जो भी आप लिखते हैं ऐसे व्यक्ति को या ऐसे संस्था को जिससे आपका कोई आत्मीय संबंध सीधा नहीं बनता है, जिससे आप व्यक्तिगत रूप से परिचित हों, ये भी आवश्यक नहीं है, और तब भी आप अपनी कोई बात उनको पहुंचाना
पहुंचाना चाहते हैं। आवेदन पत्र तो सबसे जो महत्वपूर्ण आवेदन पत्र है वो है अवकाश के लिए आवेदन पत्र, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। किसी भी संस्था में आप काम कर रहे हो तो आपको अगर छुट्टी चाहिए, पढ़ रहे हो तो भी यदि आपको छुट्टी चाहिए तो आपको आवेदन पत्र लिखना पड़ता है। तो कवरिंग लेटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी काम आप कर रहे हैं, किसी भी सरकारी संस्था में या कहीं पर भी आप कुछ भी डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं तो उसके साथ आपको कवरिंग लेटर अवश्य देना चाहिए। पहली बात तो अब भूल ही गए हैं लोग कि कवरिंग लेटर भी दिया जाता है। दूसरा, अगर कहा जाता है कि नहीं आप कवरिंग लेटर के साथ इसको दीजिए, तो कवरिंग लेटर लिखा कैसे जाए यही पता नहीं चलता है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने कुछ नमूने रखे हैं, सिर्फ आपके मार्गदर्शन के लिए है। बाकी आगे तो आप स्वयं समझदार हैं, आपने इसके संबंध में पहले भी अपनी कक्षाओं में स्कूल के समय में पढ़ा होगा, जाना होगा, बस थोड़ा भूल से गए हैं और मेरा यहाँ पर काम है कि मैं उसको थोड़ा याद करवा दूँ। तो हम नमूना देखते हैं अवकाश के लिए आवेदन पत्र, उसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ये प्रेषक का पता होना चाहिए। नाम यहाँ नहीं लिखा जाता प्रेषक का, लेकिन प्रेषक का पूरा पता, और चूंकि अब मोबाइल और ईमेल भी सबका होता ही है तो वो भी जरूर यहाँ पे लिखना चाहिए। लगभग भूल गए हैं लोग, यहाँ पर देते ही नहीं है पता। मित्रों, डाक पता, मोबाइल नंबर और ईमेल तीनों ही यहाँ पर देना बहुत ज़रूरी है प्रेषक को, क्योंकि अगर जिसको भी आपने पत्र लिखा वो आपसे संपर्क करना चाहे, किसी भी साधन से संपर्क करना चाहे, तो उसके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपने किसी सरकारी संस्था में किसी बात के लिए आवेदन किया है। मान लीजिए कहीं आपने किसी सरकारी संस्था में पुस्तक मंगवाने के लिए आवेदन किया है, या किसी और दूसरी तरह की चीज़ आप शोध कर रहे हैं और आपको अपने शोध के लिए कोई जानकारी आपको चाहिए, तो वो उस जानकारी को मंगाने के लिए आपने आवेदन किया है। मित्रों, यदि पूरा पता आपका नहीं होगा यहाँ पर, तो फिर वो कहाँ भेजेंगे? और तीनों इसलिए रखना जरूरी है, मोबाइल, ईमेल और डाक पता, कि उनको जिस तरह की सुविधा हो। अगर वो जानकारी ऐसी है कि आपको मोबाइल पर व्हाट्सएप पे संदेश दे करके दी जा सकती है तो वो वैसा कर लेंगे, उनके पास होना चाहिए नंबर। ईमेल भेज सकते हैं, आपको कुछ अटैचमेंट लगा करके भेजना है फाइल वगैरह, वो ईमेल कर सकते हैं। या उनके पास ये सुविधा नहीं है, या कुछ ऐसी भौतिक चीज़ है जिसको कि पार्सल से आपको भेजना है, तो आपका डाक पता पूरा होना चाहिए। तो इसलिए हमेशा कोई भी आप पत्र लिखें, किसी भी तरह का औपचारिक पत्र लिखें, उसमें प्रेषक का पूरा नाम यहाँ पर नाम नहीं देते हैं, पूरा पता, डाक पता, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर होना चाहिए, होता ही है अधिकतर, और ईमेल आईडी ये होना चाहिए। तो प्रेषक का पूरी जानकारी यहाँ पर हो जानी चाहिए। ये मित्रों सामान्यतया हम बाएं हाथ की तरफ रखते हैं, लेकिन अगर इस पारंपरिक रूप से ये दाहिनी तरफ रखा जाता था। जब कंप्यूटर का समय आया, जब कंप्यूटर पर लिखने लगे, तब ये खसक करके बाईं ओर आ गया है। आज बाईं ओर भी लिखते हैं, दाहिनी ओर भी लिखते हैं। आपकी रुचि जिसमें आपको जो अच्छा लगे आप उसका पालन कर सकते हैं। आप बाईं तरफ भी लिख सकते हैं, दाहिनी तरफ भी लिख सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इसको बाईं तरफ लिखना इसलिए पसंद करती हूँ कि तब ये जो दिनांक है वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी प्रकार का पत्र दें, उसमें दिनांक होना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, जब आप पत्र दे देते हैं और आपके पत्र का उत्तर नहीं मिलता है और आप उसके लिए रिमाइंडर देते हैं, आप उसकी स्मृति कराते हैं, तब अगर आपके पत्र पर दिनांक नहीं है तो वो कहेंगे कि आपने कहाँ भेजा या कब भेजा, आपने अभी भेजा है। इसके आधार पर ये माने आपका कानूनी अधिकार बन जाता है। आरटीआई में यदि आप आवेदन करें, उसके साथ अगर आप अपना पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें अगर डेट नहीं होगी तो जो आरटीआई की सीमा है कि पत्र मिलने के 1 महीना बाद तक मिल ही जाना चाहिए उत्तर, तो वो उस पर उसके लिए आप फाइट नहीं कर सकेंगे, उसके लिए आप कानूनी तौर पर उनको कुछ कह नहीं सकेंगे। तो किसी भी प्रकार का पत्र लिखें, उसमें दिनांक स्पष्ट रूप से लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप आते हैं जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उस पर।
और उसके साथ प्रतिष्ठा में या सेवा में, ये डिपेंड करता है कि आप किसको लिख रहे हैं, है ना, या प्रति, ये कुछ एक यहाँ पर लिखना होगा। सेवा में लिख सकते हैं, प्रति लिख सकते हैं, प्रतिष्ठा में लिख सकते हैं। अगर सम्मानित व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति है, कुछ बड़े पद पर है, तो सामान्य रूप से प्रतिष्ठा में लिखते हैं। अगर नहीं है, कोई साधारण कोई, या आप मंत्री वगैरह को लिख रहे हैं, कुछ अधिक बड़े को लिख रहे हैं, तो सेवा में लिख सकते हैं। फिर सामान्य रूप से अगर आप किसी अधिकारी को पत्र दे रहे हैं, आप उसके समकक्ष ही हैं, या ये औपचारिक रूप से कहीं भी आपको पत्र देना है कार्यालयों में, तो आप वहाँ पर प्रति लिख करके भी काम चला सकते हैं, लेकिन वो लिखना चाहिए, जिसको कि अंग्रेज़ी में केवल टू से बताया जाता है। टू आप लिखते हैं, उसी टू की जगह हिंदी में इन शब्दों का प्रयोग होता है। फिर आप उसका पूरा पद, उनका नाम, पद नाम, उनकी संस्था का नाम इत्यादि वहाँ पर लिखा जाना चाहिए। फिर आना चाहिए विषय। विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। विषय के बिना पता नहीं चलता है कि पत्र किस विषय में है। तो जब उसको माने पत्र कहीं भी किसी भी संस्था में पहुँचता है, तो तरीका ये होता है कि वो जो पीए है या क्लर्क है, उसके पास पहुँचता है, और वो फिर उसको कैटेगराइज करके, उसको वर्गीकृत करके अधिकारी के समक्ष रखता है। तो अगर वो विषय नहीं लिखा होगा तो क्लर्क के लिए मुश्किल हो जाएगा उसको वर्गीकृत करना। तो इसलिए निश्चित रूप से विषय लिखना चाहिए। उसके बाद पुनः संबोधन आएगा, आदरणीय महोदय, या जिस भी प्रकार का है उस तरह का, केवल महोदय भी या महोदया या जो भी वो चल सकता है, वैसा संबोधन करके और आपका पत्र होना चाहिए। सामान्य रूप से आवेदन पत्र है वो 2 पैराग्राफ में होता है, 2 अनुच्छेदों में होता है। पहला अनुच्छेद जो होता है उसमें आप जो जिस विषय पर लिख रहे हैं, जिस बात की आपको सूचना देनी है, या जो भी चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको अवकाश के लिए आवेदन करना है तो अवकाश किस लिए चाहिए आपको, तो उसके विषय में आप लिखेंगे। आपकी तरफ से जो भी सूचना है वो लिखेंगे पहले अनुच्छेद में। दूसरे अनुच्छेद में जो है आप आग्रह करेंगे कि उपर्युक्त के संदर्भ में क्या काम करना है। जैसे अवकाश के लिए आवेदन है तो कृपया ये अवकाश प्रदान करें, और दूसरा कोई काम है तो उसके लिए कि कृपया आप ये काम मेरा यथाशीघ्र कर दें, या कितने समय के अंदर कर दें। तो इस तरह से पहले में आप अपनी सूचना देंगे और दूसरे में आप आग्रह करेंगे। पहला पैराग्राफ, पहला अनुच्छेद सूचना के लिए होगा, और दूसरा आग्रह। इसके बाद आप धन्यवाद लिखेंगे, या कष्ट के लिए क्षमा, ऐसा भी अगर कुछ ऐसा है जिसमें आप कुछ कष्ट दे रहे हैं, कुछ काम करने के लिए कह रहे हैं, तो वहाँ पे कह सकते हैं कष्ट के लिए क्षमा या धन्यवाद। और उसके बाद भवदीय, अगर छात्र लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारी, है ना, या जो भी यहाँ पर अपने संबंध में जो योर्स फेथफुली जो इंग्लिश में लिखा जाता है, उसी के समकक्ष हिंदी में भवदीय, आप आज्ञाकारी, प्रार्थी इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। वो करके अपना नाम, और पदनाम हो तो पदनाम, या जो भी आपकी आइडेंटिफिकेशन जो आप देना चाहते हैं वहाँ पर आप दे सकते हैं। तो इस तरह से ये आवेदन पत्र, या अवकाश के लिए आवेदन पत्र रखा गया है, लेकिन इसी प्रकार से कोई भी आवेदन किया जाएगा। अब शोध प्रबंध जमा करने के लिए पत्र, एक जो कवरिंग लेटर की हमने बात की, कवरिंग लेटर एक तरह का कवरिंग लेटर ये है कि शोध प्रबंध अगर हमें जमा करना हो तो किस तरह का लिखना चाहिए। देखिए इसमें भी प्रेषक का पूरा पता आएगा, और इस बार मैंने इसको दाहिनी तरफ रखा है। पिछले वाले में हमने बाईं तरफ रखा था और इस बार दाहिनी तरफ रखा है। अब उसी के नीचे ठीक जो है दिनांक
आ गई है और कई बार ये इसमें मिल जाती है, अलग से दिखाई नहीं पड़ती स्पष्टता। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हम प्रेषक का यहाँ पर रखें, बाईं तरफ रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन पारंपरिक रूप से उसको दाहिनी तरफ रखा जाता था और रखा जा सकता है। तो ये हो गया प्रेषक का पूरा पता, डाक पता, ईमेल और मोबाइल नंबर। फिर ये आएगा दिनांक, फिर यहाँ पर पुनः आपका जिसको आपको लिखना है उसका पूरा नाम और पदनाम इत्यादि आएगा। विषय इसमें भी आएगा और इसमें सामान्य रूप से कवरिंग लेटर जो होता है उसमें आप यही सूचना दे रहे होते हैं कि ये चीज़ में जमा कर रहे हैं या ये चीज़ इसके साथ दी जा रही है। तो इसलिए इसमें 2 अनुच्छेद नहीं आते, एक ही अनुच्छेद पर्याप्त होता है। और यदि आपको उसके संबंध में कुछ कहना है, उसके संबंध में अगर आपको कोई आग्रह करना है तो अंतिम पंक्ति में आप कह सकते हैं कि इसके संबंध में कृपया कार्रवाई करें या यथाशीघ्र यथा योग्य करें। इस प्रकार की कोई एक पंक्ति लिख करके सधन्यवाद यहाँ पर भी आएगा और फिर अपना नाम आएगा। विनत ये भी एक शब्द हो सकता है, प्रार्थी हो सकता है, भवदीय हो सकता है, आपका आज्ञाकारी, जिस व्यक्ति को आप लिख रहे हैं और आपकी जो उसके सामने परिस्थिति स्थिति है उसके अनुकूल आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये होता है। और शोध प्रबंध अगर आप जमा करने के लिए पत्र लिख रहे हैं तो उसमें पूरा आपका जो आपके जानकारी है वो आनी चाहिए कि आपका नाम क्या है, किस स्कूल से, यूनिवर्सिटी, आप निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं तो किस विभाग से का शोध काम हुआ है, आपके शोध मार्गदर्शक कौन है, उनका नाम देना चाहिए। और ये बताना चाहिए कि इसके पहले ये हो चुका है और उसके कारण मैं अब ये प्रस्तुत कर रही हूँ, शोध प्रबंध प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जमा कर रही हूँ और ये इसके बाद इसके आगे की कार्रवाई की जाए। तो इस तरह से ये पूरा लिखना चाहिए। मित्रों, अब ईमेल को भी ऑफिशियल मान लिया गया है और हम अक्सर ईमेल से अपना आवेदन भेजते हैं, तो उसमें थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज होता है, पूरा नहीं, बाकी चीज़ें लिखनी ही होती हैं, थोड़ा सा बस फॉर्मेट में चेंज होता है। क्या चेंज होता है कि आप ईमेल लिखिए तो उसमें सब्जेक्ट की लाइन आती ही है, तो वही सब्जेक्ट जो आप नीचे सब्जेक्ट लिखते थे, जो बीच में हम पिछले आवेदनों में देखा था कि हमने यहाँ पर विषय लिखा था, ईमेल में यहाँ से हट करके वो जो ईमेल का फॉर्मेट है और उसमें जहाँ पर आता है ये लिखने के लिए विषय सब्जेक्ट, वहीं पर आप लिखेंगे, है ना। फिर इसमें चूंकि जो करने वाला है उसका ईमेल अपने आप ऊपर आ ही जाता है, इसलिए यहाँ पर वो प्रेषक का देना आवश्यक नहीं है। और डाक पता जो नहीं आता है उसको आप नीचे अपने नाम के साथ रख सकते हैं, अगर आप चाहें डाक पता और मोबाइल नंबर तो वहाँ रख देते हैं, तो ऊपर प्रेषक का नाम यहाँ इसमें नहीं लिखते हैं। ये वाला भी बहुत बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है यदि आप किसी व्यक्ति विशेष को ईमेल भेज रहे हैं। लेकिन कई बार होता है कि विभाग का ईमेल होता है, तो विभाग में बहुत सारे व्यक्ति कार्य कर रहे होते हैं, तो उसमें आप किस व्यक्ति को, किस विशेष व्यक्ति को आप वो भेजना चाहते हैं, किस विशेष अधिकारी को वो भेजना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो उसको लिखना चाहिए, है ना। जैसे मैंने स्टोर विभाग को ये ईमेल किया था और मैं चाहती थी कि उसके जो प्रभारी हैं, जो उसके इंचार्ज हैं, उनको ये मिले, कोई दूसरा व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि स्टोर के इंचार्ज जो हैं उनके लिए है ये ईमेल। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रति प्रभारी स्टोर विभाग और बाकी आगे का पूरा एड्रेस लिखा है। फिर अपनी पूरी बात लिखी है, इसमें भी पूरी बात लिखनी चाहिए, क्या आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो पूरी बात आनी चाहिए। जैसे ये मैंने जब ये लैपटॉप वापस करने के संबंध में है, तो वो लैपटॉप मेरे पास कैसे आया, कब से आया, कि अभी क्या परिस्थिति उसकी, क्या क्या किया गया और लैपटॉप का क्या पर्टिकुलर है, वो सारा देते हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसका पूरा पर्टिकुलर, उसकी पूरी जानकारी उसमें होनी चाहिए, तो जिससे कि किसी दूसरे के साथ वो नहीं, जब पत्र ईमेल देखेंगे और उनको सामान मिलेगा तो वो
टैली कर सकें, मिला सकें कि ये जिसकी चर्चा पत्र में है वही ये सामान है, तो उसकी जानकारी अवश्य देनी चाहिए। तो इस तरह से करके और फिर जो है उनको ये पत्र माने ईमेल पूरा करना चाहिए। इसमें नीचे नाम नहीं आया है क्योंकि ईमेल में एक सुविधा होती है कि हम डाल सकते हैं कि हमारा जो भी ईमेल जाए वो हमारे इस नाम और पते या जो भी हम डालते हैं, सेटिंग करते हैं, उसके साथ ही जाता है। तो इसमें अलग से यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन नीचे पूरा नाम और पदनाम इत्यादि और पूरा जो भी जानकारी देना चाहते हैं वो आती है। तो वो सेटिंग भी आप कर सकते हैं। अगर वो सेटिंग आपके में नहीं है तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर लिखना चाहिए कि मैंने अपना नाम, पदनाम, जो भी आपकी पोजीशन है वो लिखते हुए इसको पूरा करना चाहिए। और यहाँ पर मैंने सहयोग के लिए धन्यवाद के साथ ऐसा लिखा है क्योंकि मैं सहयोग मांग रही हूँ उनसे, तो इसलिए जो धन्यवाद हो सकता है, कष्ट के लिए क्षमा, इस प्रकार का वाक्य हो सकता है, सहयोग के लिए धन्यवाद हो सकता है। इस तरह के आप लिखेंगे और तब फिर आपका नाम आएगा। यहाँ पर भी प्रार्थी, विनत इत्यादि आप लिख सकते हैं। तो मित्रों, ये कुछ एक नमूने हमने प्रस्तुत किए, एक आपको एक तरह से याद दिलाई कि किस तरह से पत्र लिखे जाने चाहिए, जो कि हमें मालूम है, हम सबको मालूम है, लेकिन हम भूल रहे हैं जल्दीबाजी के कारण शायद, और माध्यमों के, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के आ जाने से और तत्काल भेजने में, और हम ये इन बातों का ध्यान नहीं रखते कि इनको लिखना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लिखें, जिससे कि आप जिस भी कारण से वो आवेदन कर रहे हों या जो भी पत्र लिख रहे हों उसका पूरा प्रभाव पड़ सके और आपका काम यथाशीघ्र संपन्न हो सके। तो मित्रों, मैं समझती हूँ कि इस कार्यशाला से, इस व्याख्यान से आप लोगों को कुछ लाभ पहुँचा होगा। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। स्वाध्यायः परमं तप